जेंडर रोल इन सोशियोलॉजी, कि जेंडर का रोल ही क्या है हमारी सोशियोलॉजी में। तो जॉन मनी क्या कहते हैं, जेंडर रोल एज ऑल दीज थिंग्स दैट अ पर्सन सेज और डज टू डिस्क्लोज हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज हैविंग द स्टेटस ऑफ अ बॉय और मैन, गर्ल और वुमेन। मतलब कि एक समाज में ये दिखाना कि मेरा रुतबा क्या है, मेरी स्थिति क्या है, कि मैं एक मेल हूँ या कि मैं फीमेल हूँ, दैट्स कॉल्ड लिंग भूमिका। और आप अपनी भूमिका को दिखा के उस तरीके के काम करते हो, दिस इज कॉल्ड जेंडर रोल्स अकॉर्डिंग टू जॉन मनी। फंक्शनलिस्ट है हमारे पास चार्ल्स पार्सन, जो कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करते हैं। उन्होंने समाज की बात तो करी बट इन द सेंस ऑफ बायोलॉजी। जैसे हमारी बॉडी के 10-12 पार्ट होते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसे ही हमारी सोसाइटी के भी 10-12 पार्ट होते हैं जो अपने लेवल पे भी काम करते हैं और लोग मिलकर भी काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी की आंख का काम अलग है, कान का काम अलग है, सिर का दिमाग अलग, हाथ का काम अलग है, बट जब जरूरत पड़ती है तब ये सब साथ में भी काम करते हैं। ऐसे ही हमारी सोसाइटी में फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, सोसाइटी है, सॉरी पॉलिटिकल है, पॉलिटी है, देन इकोनॉमी है, ये अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। बट जब कभी भी नीड पड़ेगी तब ये सब लोग साथ में मिल जाएंगे। तो ऐसी ही बात करते हैं टारगेट पर्सन जी, कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस रहते हैं जेंडर रोल्स में। हर बंदा जो मेल और फीमेल है इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। और इसको इनके जेंडर के अकॉर्डिंगली डिफाइन करा जाता है। जैसे मेल का काम क्या है कि वो घर से बाहर जाकर काम करेगा और फीमेल घर को संभालेगी, दिस इज जेंडर रूल्स। अब हमारे पास फेमिनिस्ट आती हैं, वो तो भड़काऊ जी हैं। तो वो कहती है कि हम कैसे सारा काम कर, लड़कों का काम भी है काम करना, ठीक है। देन फेमिनिस्ट 20वीं सेंचुरी में आती है, मतलब 1900 से 1999 तक जो फेमिनिस्ट आती हैं, ठीक है। और वो कहती हैं कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनिस्टिक आइडिया को वो चैलेंज करती हैं कि बॉडी के अनुसार आप क्यों कहते हो कि फीमेल जो है वो घर पे रहेगी, मेल बाहर जाकर काम करेगा, ऐसा क्यों कहते हो, ये भी घर पे रह सकते, ये भी बाहर जा सकते। तो इसके लिए वो चैलेंज करती है इस चीज को। जो फंक्शनलिस्ट वर्क होते हैं, जो फंक्शंस होती हैं जेंडर के, उसके खिलाफ वो बात करती हैं। जो एक रूढ़िवादी चीजें बनी होती हैं कि भाई मेल घर से बाहर काम करेगा, लड़की घर के अंदर काम करेगी, तो वो उस चीज को काउंटर करते हैं, चैलेंज करते हैं। फेमिनिस्ट हमारे रेडिकल है हमारे पास, देन सोशल फेमिनिस्ट है, लिबरल फेमिनिस्ट है, ठीक है। तो 3-4 प्रकार की फेमिनिस्ट की थ्योरीज हमारे हमको देखने को मिलेगी आगे चलकर। Then their main argument was that the traditional gender expectations systematically disadvantage women and kept them in subordination। वो कहती हैं हमारे परंपरागत लिंग अपेक्षाओं के कारण ही आज हमारी महिलाओं को उनकी स्थिति से वंचित किया जाता है और उन्हें अधीनस्थ रखा जाता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है, हमारे बच्चों को, हमारे पतियों को, कि भाई आपकी जो वाइफ आएगी, आपकी जो पत्नी होगी, आपकी जो सिस्टर होगी, आपकी जो बेटी होगी, वो आपकी निगरानी में रहेगी, आपसे बाहर वो नहीं जा सकती। देन नेक्स्ट इज हेगेमोनिक मेंसुरिटी एंड एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी। मतलब कि जो एक पितृसत्तात्मकता होती है, एक पुरुष तत्व जो रहता है, जो मातृत्व रहता है, उसके बीच के डिफरेंस की बात होती है। तो सिमोन de ब्यूवॉयर 1949 में कहते हैं, थ्रू सोसाइटियल जेंडर रोल्स वुमेन वर पोजिशन्ड एज द अदर, मेंसुरिटी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय पैट्रियार्कल सोसाइटी टू बी द यूनिवर्सल नॉर्म। कि सामाजिक लैंगिक भूमिकाओं के माध्यम से महिलाओं को अन्य के रूप में स्थान दिया गया है। जब जेंडर्स के रोल की बात आती है ना, तो फीमेल को मिलता है अदर वाला कंसेप्ट, कि सारे काम मेल करेगा, बाकी काम अदर काम कौन करेगी, लड़की करेगी, ठीक है। जो पुरुष तत्व का निर्माण है वो पितृसत्तात्मक समाज द्वारा सार्वभौमिक मानदंड के रूप में किया गया है। वे यूनिवर्सल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली पिता बनाए गए हैं जो पूरे परिवार में रूल करेंगे। और महिलाओं को कभी भी स्वयं के संबंध में नहीं बल्कि पुरुषों की तुलना में परिभाषित किया गया है। ये नहीं कहा गया कि वुमेन का क्या रिलेशन है खुद के साथ,
कंपैरिजन किया गया है मेन के साथ कि भाई मेन से नीचे है, मेन के पैर की जूती के चप्पल के हिसाब के है, चप्पल तक है, ठीक है। और ज़्यादा कोई काम नहीं करेगी, घर पे रहेगी, ठीक है। और सारे काम घर करेगी, बच्चों को संभालेगी, पति को संभालेगी, मेरे माँ बाप को संभालेगी, मेरे से काउंटर नहीं करेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रियोवन कॉनेल क्या कहते हैं कि पश्चिमी संस्कृति में स्त्रीत्व पर पुरुषत्व को विशेषाधिकार प्राप्त था, कि जो हमारा पश्चिमी समाज है वहां पे भी जो लेडीज हैं, जो फीमेल हैं, इनके ऊपर मेल का अधिकार था, ठीक है। क्योंकि जो पुरुष थे वो गोरे थे, ठीक है, अच्छे बॉडी वाले थे, ठीक है, और वो उनका इंटरेस्ट फीमेल में था, ठीक है। तो अगर एक लड़की अपने पति को नहीं संभालेगी, तो कहते थे कि अगर अपने पति को नहीं संभाला, उसकी देख रेख नहीं करी, काउंटर जवाब दिए, तो मे भी वो किसी और के पास चला जाएगा। उसको संभालने के लिए आपको उसकी हर बात को मानना पड़ेगा, ठीक है। आगे है ऑपोजिशन टू हिगोनोमिक मैस्कुलिनिटी स्टैंड्स एम्फेसाइज फेमिनिटी। जो वर्चस्ववादी पुरुषत्व है, इसके विरोध में स्त्रीत्व पर बल दिया गया। जो पुरुषवादी है ना, जो विचारधारा है कि पुरुष ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका विरोध करने के लिए जो हमारी वुमेन है, इसकी पावर पे बात करी गई कि वुमेन के पास भी पावर होती है। वुमेन, सभी मेल के पास ना 5 सेंसेस हैं, बट लेडीज के पास 6 सेंसेस हैं। रीजन भी कि वो किसी मेल को देख के पता कर सकती है कि उसकी अंदर की स्मेल कैसी है, कि वो हमको देखकर क्या फील कर रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा उसके पास सेंस होती है एक फीमेल को समझने की, लड़कों को। सेकंड, जो फीमेल होती है वो अपने आप से एक नई जनरेशन को पैदा कर सकती है। वो मेल में ताकत नहीं है, सिर्फ फीमेल में ताकत है। तो ऐसी कुछ ऐसी बातें करके ये प्रभुत्व जमाती हैं लड़कियों का, कि लड़कियां ऐसी होती हैं, ठीक है। तो इसमें गैर मर्दाना विशेषताओं को उजागर करना चाहिए कि भाई जो हमारे जो मेल हैं उनके बीच में ये पावर नहीं है, फीमेल में ये पावर है, ऐसे करके, ठीक है। आगे है नॉर्मेटिव फीचर ऑफ एम्फेसाइज फेमिनिटी फेवर वाइट मिडिल क्लास अबॉड बॉडीड हेट्रोसेक्सुअल वुमेन हु होल्ड हायर सोशल स्टेटस देन मिनोरिटी वुमेन। मतलब जो लड़कियां गोरी चिट्टी हैं, मिडिल क्लास की हैं, अच्छी फर्टाइल बॉडी की हैं, ठीक है, और उनको लड़कों में इंटरेस्ट है, तो उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी रेदर देन जो काली लड़कियां हैं उनसे। आज भी है। अगर शादी करनी है ना आपने किसी लड़की के साथ, तो आप क्या देखोगे, उसका फेस, उसका गोरी है कि काली है। गोरी है हम कर लेंगे, चाहे आपके परिवार वालों को वो बर्बाद कर दे, पर हमने वाइट फेस वाली लड़की ही लेनी है। आज भी ये चीजें देखने को मिलती हैं, आज भी। और मैं सोचती हूँ कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, कौन से समाज में रह रहे हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन सोशियोलॉजी, कि जेंडर के नाम पे क्या क्या रूढ़िवादी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट इज स्ट्रेंथ एगर्सेशन एंड डोमिनेंस, कि जो मेन हैं उनके पास ताकत है, वो गुस्से में आक्रामकता में रहते हैं, वो प्रभुत्व जमा के रखते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। वो कैरियर और भौतिक सफलता के ऊपर ध्यान देते हैं कि हमारा कैरियर बन जाए, घर बन जाए, हमारी अच्छी इनकम हो जाए, ठीक है। देन वो ब्रेड विनर होते हैं घर का, मतलब घर को कमाने वाले, घर को कमा के देने वाले होते हैं, ब्रेड विनर हैं, तो उनकी तो रिस्पेक्ट अच्छे से होगी, ठीक है, बिकॉज वो ब्रेड विनर हैं, सबका ध्यान रखने वाले हैं। नेक्स्ट है जो वुमेन है, इसकी क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट है पैसिविटी, न्यूट्रलिंग एंड सबऑर्डिनेशन, कि मतलब वो कोई काम नहीं करती है, निष्क्रियता है। एक्टिव कौन है, एक्टिव उसका हस्बैंड रहता है, ठीक है, बट ये उसका सेकंड हैंड होती है, जो उसका पैसिव वर्क करती है। उसने कहा कि अपने बच्चों को खाना खिलाना है, तो ये क्या करेगी, मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है, ठीक है। तो ये उसका पैसिव काम करेगी। देन सभी को पोषण वगैरह देगी और सभी के कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। और मोस्टली जो इसकी ड्यूटी है वो क्या है, बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, घरेलू काम करना। दूसरा, गृह निर्माता बन के रहना, वो क्या था, ब्रेड ब्रेड विनर,
ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होम मेकर है, ठीक है। नेक्स्ट इज जेंडर सोशलाइजेशन। Sociologists argue that people learn gender role through gender socialization. जो आप जेंडर सीखते हो कि मैं कौन से जेंडर से हूँ, सीखते हो अपने परिवार वालों से, स्कूल से, कॉलेज से, बचपन से। In early childhood, according to researchers, there are four primary agents of gender socialization. First is family, then education, then peer group, then mass media. जिनसे हम सीखते हैं कि हम कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, राइट। सेकेंडरी एजेंट भी होते हैं हमारे पास, जैसे कि रिलीजन हो गया, हमें धर्म सिखाता है, हमारे काम करने वाली जगह सिखाती है, और देन रेन हमें रिपीट करके रेन फोर्स तरीके से धक्का मार के जबरदस्ती हम सिखाते हैं कि आप ये करो, है ना। जो प्राइमरी एजेंट हैं वो कौन कौन से हैं, हमारी फैमिली, एजुकेशन, पीयर ग्रुप एंड मास मीडिया। तो फर्स्ट, जो बोथ मैन एंड वुमेन हैं, उनको कुछ नहीं पता कि हमारा बिहेवियर क्या होगा, बट उनको सिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। आपकी परिवार आपको सिखाता है कि भाई आपने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करनी है, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो फर्स्ट है कि फैमिली का क्या रोल होता है जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, शुरू से उसको क्या कहते हैं, तुम तो मेरे लल्ला हो, तुम मेरी लल्ली हो। ऐसे बोलते हैं ना कि आप मेरी प्रिंसेस हो, मेरी क्वीन हो, है ना, मेरे घर की लक्ष्मी हो। ये अगर लड़की लक्ष्मी तो वो राक्षस है, वो देवता है ना, ऐसे करके बोलते हैं। तो उनको वैसे कपड़े देंगे, लड़की को पिंक कलर, उसको ब्लू कलर। टॉयज में लड़कियों को बारबी डॉल, इनको कार, मोटरसाइकिल, गन ला कर देंगे। हम खुद लड़कों को हिंसा वाले बना रहे हैं, गन लाकर, ग्रेनर जो बॉम्ब वगैरह है वो देकर, गाड़ी वगैरह देके, है ना। फिर कहते हैं भगा भगा, तेज भगा गाड़ी को, है ना। जब बड़ा होता है तब जब गाड़ी तेज भगाते फिर डांटते हो कि भाई क्यों तेज चला रहे हो, है, चलान कटवा के आगे। पहले हम ही सिखाते हैं, जब बड़ा होकर वो करता है तो हम खुद ही डांटते हैं, फिर कहते हैं ये किस पे गया है, कौन किसकी दशा लगी है इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, देन उसके पेरेंट्स आते हैं, उसको देते हैं टॉयज वगैरह, देते हैं कपड़े वगैरह देते हैं। और जो ओकले जी हैं इसको क्या कहते हैं, कैनलाइजेशन, ठीक है। नहरीकरण नहीं होगा, कि इसमें वो एक कैनल बना के देते हैं कि भाई आपने ये काम करना है, आपका ये रूट है, ठीक है। आप एक मेल हो तो आपने ब्लू कलर पहनना है, टॉयज में आपके कार होंगी, गन होंगी, ठीक है। देन और क्या चीजें होती हैं, कलर हो गए, है ना। और देन स्पाइडरमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, ऐसी कुछ पिक्चर्स वगैरह देते हैं हमको, ठीक है। नेक्स्ट इज जो गर्ल्स हैं, इनको डेलिकेट या फेमिनिन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे बॉलेट वगैरह। रिच बॉय आर पुश टूवर्ड एथलेटिक एंड मस्कुलाइन इंटरेस्ट लाइक फुटबॉल। जो लड़कियां हैं थोड़ी सी नाजुक होती हैं, थोड़ी सी मतलब स्त्रीत्व वाली होती हैं, तो उनको कुछ आर्ट वगैरह वाले काम दे देना कि भाई आप आर्ट कर लो, है ना, कुछ मतलब अच्छे जो घर के संभालने वाले काम है वो कर लो। और जो लड़के हैं उनको क्या देते हैं, फुटबॉल वगैरह, गेम वगैरह, है ना, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे गेम वगैरह खेलो ताकि आपकी बॉडी फर्टाइल बन सके, अच्छी बन सके, चुस्त पुस्त बन सको, ठीक है। देन ओकली क्या कहते हैं इसको, हाउ पेरेंट्स यूज डिफरेंट निकनेम्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, कि हम अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली मेल फीमेल को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे गर्ल्स को हम और बॉयज को हम स्ट्रिगेटेड इन स्कूल, मतलब कि लड़का और लड़की दोनों को ही हम अलग अलग स्कूल में रखते हैं। और यहाँ पे हम नाम कौन से देते हैं, गर्ल को क्वीन, बारबी, है ना, और डार्लिंग, गुड़िया, है ना, छोटी, इट इज ऑल गर्ल्स नेम। बॉयज को क्या बोलते हैं, मुन्ना, काका, देन प्रिंस, ठीक है। तो ऐसे करके इसको नाम देते हैं बॉयज को। देन गर्ल्स के स्कूल को और बॉयज को स्कूल को अलग अलग रखा जाता है ताकि इनके बीच में इंटरेक्शन ना हो सके। उनको लगता है कि 6 घंटे
अगर लड़की स्कूल में रह रही है, 6 घंटे लड़का घर स्कूल के अंदर रह रहा है, तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। सपोज करो जब उसने स्कूल जाना है, सेम रास्ता है, तो बातचीत हो सकती है। वापसी के टाइम पे सेम रास्ते बात हो सकती है। और जिसने बात करनी है उसने बात कर ही लेनी है, चाहे वो किसी स्कूल में पढ़ता हो। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट है कि लड़की को लड़की के स्कूल में पढ़ाएंगे, लड़की बिगड़ेगी नहीं, ज़्यादा बिगड़ेगी। ठीक है। गर्ल्स आर ऑफ्टन प्रमोटेड टू स्टडी ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट। जो लड़कियां हैं इनको हम आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में, नर्स में, टीचर लाइन में ज़्यादा धकेलते हैं। जो लड़के हैं उनको हम कहाँ भेजते हैं? साइंस में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में। ठीक है। वो कहते हैं फीमेल चिल्ड्रन, जो हमारा एजुकेशन है वो कैसे काम करता है। जो फीमेल चिल्ड्रन है जो किंडरगार्टन में होती हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं बॉयज़ को, बिकॉज ऑफ बॉयज़ नटखट होते हैं, थोड़े से ज़्यादा चीज़ें उसमें करते हैं। ठीक है, शरारतें वगैरह करते हैं। सादकर एंड सादकर क्या कहते हैं? फाउंड दैट टीचर्स प्रेज बॉयज मोर ऑफ्टन वाइल गिविंग गर्ल लेस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज। मतलब लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं वो, रीज़न भी बिकॉज लड़के हैं, घर को संभालने वाले हैं, आने वाली नस्ल को पैदा करने वाले। हालांकि पैदा लड़की करेगी, वो नहीं करेगा, बट फिर भी एक माइंडसेट है कि वो पैदा करेगा। ठीक है। Then next is ready. क्या कहते हैं? While girls are expected to behave well in school and conform to the rules, boys are allowed much more freedom to push the boundaries and break rules. रेडी कहते हैं कि जो गर्ल होती है वो डिसिप्लिन के अंदर रहती है, बट जो बॉय है वो हर रूल को ब्रेक करता है। जब फेयरवेल होती है ना, जो लड़के लोग होते हैं वो शरारत करते हैं, दरवाजा तोड़ दिया, देन खिड़की का शीशा तोड़ दिया। लड़की ऐसा कुछ नहीं करती, वो तैयार होंगी, अब सुंदर से तैयार होती हैं, साड़ी वगैरह पहनती हैं, तैयार हो अपनी फोटो वगैरह खींचती हैं, बस। कोई खुराफंती नहीं दिमाग में। जो लड़के हैं इनके मन में पूरा खुराफंती है कि वो स्कूल से जा रही हैं, लास्ट डे है, टीचर को सता लो, टीचर के नीचे बॉम्ब वगैरह रख दो। ये पूरी खुराफंती लड़कों के मन में आती है, लड़कियों के मन में ऐसा कुछ नहीं आता। ठीक है। हाँ जी सोनू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू राजू, थैंक यू। नेक्स्ट देखो, जो हमारी पीयर ग्रुप है वो कैसे हमारा सोशलाइजेशन करते हैं जेंडर का। देखो आपके जो दोस्त लोग हैं ना वो बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, बट आप उनको देखकर अपने जेंडर के बारे में असेसमेंट लगा सकते हो कि ये लड़का है, इसने ये कपड़े पहनने हैं, बॉय कट है, मैं भी ऐसा करूंगा। ठीक है। तो आपके जो बच्चे हैं आपको उचित लिंग भूमिका ही सिखाते हैं कि आप मेल हैं, आपने ये काम करना है, फीमेल है, ये काम करना है। ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके दोस्त आपको छोड़ देते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं आपके बारे में कि तो लड़की है, ये तो गे है, ये तो ये है, ये तो वो है, ऐसे करते हैं लोग। ठीक है। Next is boys who don't conform to masculine gender stereotype and prefer to play with dolls rather than cars may be subjected to intense ridiculous from other children around them। और अगर लड़के जो गाड़ियां वगैरह हैं, जो टॉयज वगैरह उनसे ना खेल के जो बारबी है, जो डॉल है, उससे खेलते हैं, तो बाकी के जो बच्चे हैं उनसे बुरा बिहेव करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, तुम तो लड़की हो, तुम लड़का नहीं तुम लड़की हो। ठीक है। द सेम गोज फॉर गर्ल्स। अगर वो अपनी टॉम बॉय रहती हैं, है ना, लड़कों की तरह रहती हैं, वैसे वैसे चलती हैं, बातचीत करती हैं। वैसे हमारे पंजाब में क्या है कि लड़कियां ऐसी रहती हैं, कुछ हद तक ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ ना हमारे जो माँ बाप हैं वो क्या करते हैं कि ऐसा बोलते ये मेरा बेटा है, नॉट एज अ बेटी, शी इज माई बेटा। ठीक है। तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ वो ऐसा बोलती हैं कि मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, ऐसा करके बोलती हैं लड़कियां हमारे पंजाब में। हरियाणा में भी ऐसा होता होगा, मुझे आइडिया होगा वैसा ना, और चीजें बोलती हैं वो वहाँ पे एज अ मस्कुलाइन वे में, बट होती लड़की ही है वो, बट बोलती वैसा है। ठीक है। थोड़ा सा अगर जो टॉम बॉय हो जाए, थोड़ा सा मतलब बॉय हेयर कट करवा ले, या फिर वैसे तरीके की ड्रेसअप करना चालू कर दे, तो क्या बोलेंगे ये तो लड़का बन चुका है। तो लड़की के लिए लड़का बोलना एक प्रीस की बात होती है कि ये अपने घर का सेकंड सेकंड सन है, जैसे मुझे घर वाले बोल सेकंड सन ऑफ आवर फैमिली,
ये अच्छा है, एक मतलब कॉम्प्लीमेंट है। बट किसी लड़के को बोलना कि तुम लड़की हो, तो वो उसके लिए एक अभिशाप बन जाता है कि भाई मुझे एक गंदा और भद्दा मजाक किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज एंगला मैक्रॉबी। जो हमारा मास मीडिया है वो क्या करता है, हमें सिखाता है। जैसे आज आपने देखा होगा नील्स आर्ट डिजाइन आते हैं, है ना, हेयर स्टाइल का डिजाइन आते हैं, फेस पे पैक वगैरह लगाते हैं। ठीक है। तो जो मास मीडिया में सिखाता है कि आप एक वुमेन हैं और आपने ऐसे कपड़े पहनने हैं, है ना, शॉर्ट ड्रेसेस एंड ऑल दैट स्टफ। जो लड़के हैं उन्होंने ऐसे कपड़े पहनने हैं। तो हमारा जो मास मीडिया है हमें सिखाता है कि आपने क्या और कैसे करना, आपके जेंडर के अकॉर्डिंगली। ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा जितने भी हमारे आर्टिकल छपते हैं, जितने भी हमारे एडवर्टाइजमेंट छपती हैं, मोस्टली वहाँ पे वुमेन होती हैं। वुमेन की पिक्चर हमें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? बिकॉज सभी जन जो फीमेल हैं वो अट्रैक्ट होंगी फीमेल को देखकर। क्यों? उनके कपड़े, उनकी ज्वेलरी, उनका मेकअप। जो मेल है वो तो मेल ही है, मैन विल बी मैन, वो तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए मोस्टली जो एडवर्टाइजमेंट है वो मोस्टली जो वुमेन है, जो गर्ल है, जो फीमेल है, इसके फोटो लगाकर एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। ठीक है। तो मोस्टली हमारा जो मास मीडिया है वो मदर की बात करता है, वाइफ की बात करता है, सपोर्टिंग रोल की बात करता है। ठीक है। इफ वुमेन गेट द लीड रोल दे अपीयर एज आइदर सेंट और होस्ट। मतलब अगर महिला एक मुख्य भूमिका में आ जाती है तो वो संत या वैश्य के रूप में दिखाई देती है कि भाई वो तो सेंट मतलब कि या तो देवी है या तो वैश्य है। ठीक है। either as the epitome of innocence, of virginity, of as a symbol of sexuality or immorality. Next is gender and the mass media same. Okay, the inequality was especially visible in children movies as girl was predominantly presented in passive sporty princess roles while boys were the active lead heroes and adventures. देखो आपने कोई मूवी देखी हो, कोई भी मूवी, उसमें मोस्टली जो मेल हैं वो हीरो होता है और सारी सारी जो मूवी है इसी पे रहती है, हीरो के ऊपर रहती है। जो फीमेल है वो एज अ डोमिनेंट है। फीमेल को ही जो विलन है वो उठा के ले जाएगा, उसका रेप वगैरह कर देगा, उसको मार देगा, वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो चलाती रहेगी मेरे हीरो आएगा, हीरो आएगा, हीरो आता है, मारता है, उसको मारता है, बाकियों को, गुंडों को मारता है, खुद मर जाता है। ठीक है। तो मेन रोल हीरो का रहता है। हीरोइन क्या करती है? सिर्फ बचाओ 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 और सब खत्म। ठीक है। तो अभी जो मूवीज अभी आ रही हैं, आजकल के जो मूवीज है मोस्टली फीमेल के एम्पावर करने वाली है। जैसे आर्टिकल 370 मैंने देखी है अभी मूवी, कल देखी संडे वाले दिन, काफी अच्छी थी। देन तेजस मूवी है, उसके बाद एक साउथ की मूवी, काफी अच्छी अच्छी मूवीज है। पायलट मूवी है, नीरू ऐसे कुछ नाम है उसका। जो काफी ऐसी मूवीज हैं जो फीमेल की एम्पावरमेंट को दिखा रही है। जब ये सारी सारी मूवी फीमेल के ऊपर ही लीड हो रही है, बॉयज के ऊपर नहीं लीड हो रही। ठीक है। तो जो हमारा मास मीडिया वो कहीं ना कहीं दिखाता है, जैसे एनिमल मूवी में दिखाया था अल्फा मेल, है ना, जो अल्फा मेल होता है सबसे लड़ता है और अपनी हीरोइन को भगा के ले जाता है। ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं समाज में एक भद्दी एक मानसिकता को पेश करता है कि भाई लड़का आएगा अपनी हीरोइन को भगा के ले जाएगा, रिबेलियन कर लेगा, रिबेल हो जाएगा, जिसको कुछ नहीं पता कि मेरा एम क्या है, मेरा साध्य क्या है, मेरा साधन क्या है, बस रिबेल करना है, प्रोटेस्ट करना है यंगस्टर की तरह। ठीक है। आगे देखो, टेलीविजन कमर्शियल्स एंड जो हमारे एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादी होती हैं। कैसे? क्योंकि वो क्या दिखाती हैं? कुकिंग करना। कुकिंग कौन करता है? लड़कियां करती हैं। क्लीनिंग लड़कियां करती हैं। ठीक है। चिल्ड्रन क्या करते हैं? फीमेल के ऊपर डिपेंडेंट है खाना बनाना। जैसे एक संतूर मूवी का था, संतूर मूवी, लड़की लड़की को अपनी मम्मी को बोलती है कि तुम सुंदर कितनी लग रही हो, तो लड़की दिखाई है वहां पे भी, संतूर वाला साबुन लगा के, लड़का नहीं दिखाया, लड़की दिखाई है। देन कुकिंग है, कुछ ऑयल वगैरह बन रहा है ना, कुछ डालडा है या फिर रिफाइंड है, उसकी मशहूरी वगैरह होती है, तो वहां पे लड़कियां रहती हैं। लड़के बहुत ही रेयर है। अभी तो अक्षय कुमार है वो आ गए हैं, वो खाना बनाते रहते हैं, बट फिर भी मोस्टली फीमेल ही रहती हैं। ठीक है। एथनिक्स में क्या रहता है? जो एथनिक वर्ड है वो बहुत ही पुराना वर्ड है।
और ये ग्रीक वर्ड एथनो से आया जिसका मतलब होता है एथेनिकोस। एथेनिकोस लिए जिसका मतलब है हीटन या फिर पैगन, ठीक है, बुत परस्त या फिर हेथोन, हेथोन, ठीक है, बुत परस्त बोल देते हैं इसको। एथनिक हम एक एथिक्स जहाँ हम जाति भी ले सकते हैं, नस्ल भी ले सकते हैं कि आप किस एथनिसिटी से आते हैं, किस नस्ल से आते हैं, किस जाति से आते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक ही तरीके की पॉपुलेशन होती है, अपने आप को ईच अदर बेस्ड ऑन कॉमन नेशनलिटी, शेयर्ड कल्चरल ट्रेडिशंस लाइक रेस, इथनिसिटी एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड। मतलब कि एक ऐसे लोग जो कॉमन संस्कृति से आते हैं, कॉमन एरिया से आते हैं, कॉमन राष्ट्रवाद से आते हैं और अपने आप को सेम बताते हैं, और अपने जो उनकी रेस है, उनकी जो जाति है, वो सेम ही रहती है, बदलती नहीं है। जैसे हम इंडियंस हैं, राइट, जो नॉर्थ वाले उनका फेस अलग है, साउथ वालों का फेस अलग है, नॉर्थ वालों का फेस अलग है, ईस्ट वालों का फेस अलग है, सभी का फेस अलग है। बिकॉज हम क्या कहते हैं, हम नॉर्थ इंडियंस हैं, साउथ इंडियंस हैं, वेस्ट इंडियंस हैं, ईस्ट इंडियंस हैं, क्योंकि इनकी रेस अलग अलग है, इनकी शक्ल, जो इनका फेस है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट इज on an individual level, people play up or play down cultural traits so that they fit in, stand apart from the surrounding society. Societies define some ethnic difference as important and other as not. मतलब कि कुछ लोग जो खड़े हुए हैं आपके सामने, आप उनमें से कुछ सिमिलर चीजों को निकाल के कह देते हो कि ये सिमिलर हैं, ये सिमिलर हैं। आपके सामने एक निग्रो हो, 5 लोग निग्रो हैं, 5 लोग ऑस्ट्रेलियन हैं और 5 लोग इंडियंस हैं और सब मिक्स हैं। तो जिसका फेस बहुत ही काला है वो निग्रो बन गए, जो कि बहुत गोरे हैं वो ऑस्ट्रेलियन हो गए, थोड़े से ब्राउनिश कलर के हैं वो इंडियन हो गए। तो आपने क्या किया, उनको उनके फेस के अकॉर्डिंगली, उनकी नस्ल के अकॉर्डिंगली उनको डिफाइन कर दिया कि ये 5 निग्रो हैं, ये 5 ऑस्ट्रेलियन हैं, ये 5 इंडियन हैं। नेक्स्ट इज जॉन हर्चिनन एंड एंथनी स्मिथ क्या कहते हैं, एथनिसिटी इज रिलेटिवली न्यू, फर्स्ट अपियरिंग इन द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। एक नया टर्म कह देते हैं एथनिसिटी, जो कि हमारी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में आया है 1953 में, बट इट्स इंग्लिश ओरिजिन वाज कनेक्टेड टू टर्म एथनिक विच बीन यूज इन सिंस द मिडल एज। जो हमें मिडल एज देखने को मिल रहा है कि हम किस नस्ल से आते हैं, किस जाति से आ रहे हैं। जाति कास्ट होती है, ठीक है, नस्ल को हम रेस भी कह देते हैं, बट जो एथनिसिटी है इन सभी कॉम्बिनेशन होता है, एक ऐसी चीज जो शेयर्ड है, कॉमन है, जाति, रेस, आपकी राष्ट्रीयता, ठीक है। आगे है जो एथनिक है, इसको ट्रैक किया था ग्रीक वर्ड से, इसका नाम है इथोस, जिसका मतलब होता है रेफरेंस ऑफ बैंड, ट्राइब, रेस, पीपल और स्वाम, ठीक है। जो झुंड है, नस्ल है, राजनीति है, बैंड है, उसको हम बोल देते हैं एथनिक, कि जहां पे कुछ ना कुछ कॉमन है। नेक्स्ट इज डेफिनेशंस क्या है, गार्लेट बैरनमैन वो क्या कहते हैं कि वन लेवल ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन और सोशल इनक्वालिटी दैट आल्सो इंक्लूड रेस, क्लास, किनशिप, एज, स्टेट, कास्ट एंड जेंडर। जातीयता को सामाजिक सतरीकरण या सामाजिक असमानता के स्तर के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें नस्ल, वर्ग, रिश्तेदारी, आयु, संपत्ति, जाति और लिंग भी शामिल होता है। मतलब कि हमारी एथनिसिटी में हिरार्की होती है, स्ट्रैटिफिकेशन होता है, इनक्वालिटी होती है। कैसे, हमारी रेस के बेस पे, क्लास के बेस पे, किनशिप के बेस पे, एज के बेस पे, संपत्ति के बेस पे, जाति के बेस पे और जेंडर के बेस पे। नेक्स्ट इज पिरेबोदो। द नोशन ऑफ एथनिक ग्रुप इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रक्शन which use biological and cultural trait as support as pretext। ओके, सामाजिक निर्माण का उत्पाद होता है जो जैविक और सांस्कृतिक लक्षणों को अपने समर्थन और बहाने के रूप में प्रयोग करता है। मतलब कि एक ऐसी एक धारणा है इतनी ग्रुप जो कि एक झुंड को क्रिएट करती है, ताकि उनके जो लक्षण हैं वो सिमिलर हो सके और उनके जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके, और उन गोल को यूज करके अपना जो काम है वो निकाल सके।
जैसे आजकल के जो वो हैं, क्या उसे कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, हमें कभी आगे पीछे अपना फेस नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं बताएंगे कि आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगी है, कहाँ आपका सिस्टम है, कहाँ आपको सेवा मिलेगी। अभी वोट लेनी है ना, उन्होंने तो घर घर आ रहे हैं कि आपका बूथ नंबर ये है, आपका ये नंबर यहाँ पे, आप आइएगा वोट देने आइएगा, है ना, ऐसे करके आ रही है। तो ये क्या है कि एक झुंड का निर्माण करते हैं कि आप हमारी बरादरी के हैं, आप हमारी कास्ट के हैं, आप हमारे एरिया के हैं, आपने हमें वोट देनी, हम जिताएंगे आपको, हम आप हमें जिताएंगे तो आपके हम हर वादे को पूरा करेंगे। एक झुंड का निर्माण करते हैं, अपने आप को सेम बताते हैं ताकि उनके जो गोल्स हैं, उनकी जो चीजें हैं वो अचीव होती चली जाएं। जोन्स क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है एथनिसिटी के, तो फर्स्ट है जोन्स, वो क्या कहते हैं कि इसके 3 मेजर टर्म होती हैं। एक है एथनिक, इथनिसिटी, एथनिक आइडेंटिटी, एथनिक ग्रुप, ग्रुप आइडेंटिटी एंड इथनिसिटी। जो एथनिसिटी है इज डिफाइंड एज ऑल दो सोशल एंड साइकोलॉजिकल फिनोमिना एसोसिएटेड विद अ कल्चरली कंस्ट्रक्टेड ग्रुप आइडेंटिटी। मतलब कि सांस्कृतिक रूप से निर्मित समूह पहचान से जुड़ी उन सभी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक घटनाओं के रूप में परिभाषित कर देना कि एक ग्रुप, जो ग्रुप है, जो कॉमन ग्रुप है, उसके अंदर सोशल और मानसिक तौर पे, साइकोलॉजी रूप के ऊपर उनको जोड़ देना कि भाई आप ना हमारे दोस्त हैं, आप हमारी कास्ट के हैं, अगर आप हमारी बात को मानोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, आप अगर हमारे साथ चलोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। एक झुंड का निर्माण करवा देना, एक सामाजिक घटना, एक सांस्कृतिक रूप से लोगों का पहचान कर देना कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपका ये रूप, ये मानदंड है, ठीक है। आगे है एथनिक आइडेंटिटी क्या होती है, जहां पे एस्पेक्ट ऑफ पर्सन सेल्फ कंसेप्चुअलाइजेशन विच रिजल्ट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन with a broader group in opposition to other on the basis of received cultural definitions and the common descent। ठीक है, किसी व्यक्ति की जो आत्म अवधारणा रहती है कि मैं इस संस्कृति से बिलोंग करता हूँ, जैसे मैं कह दूं कि मैं इंडियन हूँ, फिर कैसे आया, बिकॉज मुझे पता है कि मैं इंडियन हूँ, मेरा एथनिक ग्रुप यहाँ से है, मेरे मदर फादर इंडियन है, इट इज कॉल्ड एथनिक आइडेंटिटी। मुझे पता है कि मैं इस जाति का हूँ, इस रीजन का हूँ, इस कंट्री का हूँ, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा के उस पहलू के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कथित सांस्कृतिक भेदभाव या सामान्य वंश के आधार पर दूसरों के विरोध में एक व्यापक समूह के साथ पहचान का रूप बनाता है कि भाई मैं इंडियन हूँ और तुम लोग ऑस्ट्रेलियन हो और हमारी कोई नहीं बनती है, ऐसे कर देना, ठीक है। जब कहना कि हाँ बहुत बनती है, अपने आप को बाकियों से अलग करना, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी कि मेरी आइडेंटिटी ये है। नेक्स्ट इज एथनिक ग्रुप। Many group of people who set themselves apart and are set apart from other with whom they interact or coexist on the basis of their perceptions of cultural differentiation and common uncertainty। लोगों के किसी भी समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया जो खुद को अलग करते हैं और दूसरों द्वारा अलग किए जाते हैं। या तो वो खुद अलग हो गए कि हम इंडियन हैं, और अगर वो इंडियन ऑस्ट्रेलिया में गए, जर्मन में गए, तो उन्होंने भी कह दिया कि भाई आप इंडियंस हो, जर्मन नहीं हो, ठीक है, जर्मनीज नहीं हो। तो ये क्या हुआ कि एक भेदभाव के आधार पे आपको आपके ग्रुप में से, आपको ग्रुप में भेजा और अपने ग्रुप से बाहर निकाल दी ताकि आपका एक अस्तित्व बना रहे कि भाई आप इंडियन हैं, आप जर्मनी नहीं है, ठीक है। आगे देखो रेस और एथनिसिटी में डिफरेंस क्या है। रेस भी नस्ल है, इथनिसिटी भी कहीं ना कहीं सब नस्ल को ही परिभाषित करता है, बिकॉज वहां पर सब कुछ सेम चलता है, कल्चर सेम चलता है, ठीक है। द रेस इज इशूड used to identicate the legacy that you can acquired by birth। जो रेस है आपको बाय बर्थ मिलती है, ठीक है, नेचुरली इंट्रोड्यूस होती है आपके साथ। एथनिसिटी जो है आपको कल्चर के साथ मिलती है, आपको सिखाई जाती है कि आपने समाज में रहना है, तो आपकी ये एथनिसिटी है, आप इस राष्ट्र के हो, आप इस रीजन के हो, आप इस ट्राइब के हो, आप इस जगह के हो, क्षेत्र के हो। जो रेस है आप बाय बर्थ आपको मिलती है कि भाई आपका वंश ये वाला है, आपके पापा ये हैं, परदादा ये हैं, ठीक है।
तो बाकी चीज़ें हम कल कर लेंगे। ठीक है जी।